नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बॉम्ब के बारे में जिसको आज तक केवल एक ही बार यूज़ किया गया है। ये बॉम्ब किसी इंसान की जान नहीं लेता, किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं कराता, पर ये दुश्मन की कमर तोड़ सकता है, उसको घुटने पर ला सकता है और केवल एक ही बॉम्ब पूरी दुश्मन की सेना को अस्त व्यस्त कर सकता है, देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर सकता है और देश के पूरे इंटरनल सिस्टम को बर्बाद कर सकता है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन, जिसको ई बॉम्ब भी बोला जाता है, जो कि आजकल चर्चा में काफ़ी ज़्यादा है। दरअसल इस समय इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर हो रही है, इसमें ईरान भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और ईरान और इजराइल के बीच में जो संबंध है, हालांकि काफ़ी लंबे समय से इन दोनों के बीच में टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर हैं, पर इस समय दोनों के संबंध जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। कुछ दिनों पहले इजराइल ने ईरान की एम्बेसी जो कि सीरिया में थी, वहाँ पर एक एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद ईरान ने इजराइल को धमकी देते हुए ये कहा कि इजराइल की जितनी भी एम्बेसी, जितने भी काउंसलेट दुनिया भर में हैं, उनको ईरान हिट करेगा, यानी कि या तो एयर स्ट्राइक से करेगा या फिर वहाँ पर किसी तरह का टेररिस्ट अटैक किया जा सकता है। तो इजराइल ने जितनी भी दुनिया में एम्बेसीज है जहाँ पर उसको लगता है कि ईरान स्ट्राइक कर सकता है, अटैक कर सकता है, उन सभी का कामकाज कुछ समय के लिए बंद कर दिया। इवन भारत में भी जो नई दिल्ली में एम्बेसी है इजराइल की, उसका कामकाज कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। इस बीच ब्रिटिश अखबार जिसका नाम है द सन, उसने एक रिपोर्ट छापी। रिपोर्ट क्या छापी, यहाँ पर सीधा सीधा ईरान को एक धमकी दी गई है कि अगर उसने इस तरह की कोई स्ट्राइक की या फिर इस तरह का कोई अटैक किसी भी एम्बेसी पे किया, तो यहाँ पर इजराइल ईरान के खिलाफ ई बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है। और इसी के बाद से इस ई बॉम्ब को, जिसको हम ईएमपी वेपन भी बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा यहाँ शुरू हो गई है। पूरा सोशल मीडिया, पूरा डिफेंस का जो जगत है, डिफेंस के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस बारे में बात करने लगे हैं। तो आज के हमारे इस सेशन में हम इसी ई बॉम्ब के बारे में बात करेंगे, इसकी डेवलपमेंट, इसकी हिस्ट्री और इसके जो इम्पैक्ट हैं ह्यूमन लाइफ के ऊपर और हमारे सिस्टम्स के ऊपर, वो क्या होते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। इसके अलावा किन किन देशों के पास इस तरह के वेपन्स अभी एग्जिस्ट करते हैं और भारत का जो स्टैंड है इस तरह के वेपन्स को लेकर के, इस तरह के वेपन सिस्टम को पोजेस करने को लेकर के या इसके डेवलपमेंट को लेकर के, वो सब चीज़ें आज हम अपने इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। दोस्तों, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ईएमपी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जाती है और जनरली ये फील्ड क्रिएट की जाती है किसी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से या फिर कोई केमिकल एक्सप्लोजन हुआ है, वहाँ पर ये फील्ड क्रिएट की जा सकती है। इसके अलावा थंडरबोल्ट, लाइटनिंग, बिजली कड़कने की वजह से भी इस तरह की फील्ड कभी कभी क्रिएट होती हैं। यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है जो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि जिस एरिया में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है और वहां से प्रोपेगेट होती है, क्योंकि ये एक पल्स फॉर्म में आगे की तरफ मूव करती है, तो जहां पर ये क्रिएट होती है वहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है स्पेशली, उनके सर्किट बोर्ड्स पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, इतनी ज़्यादा करंट एक बार में पास होती है कि वहां पर जितने भी कैपेसिटर हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, वो सब पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और वहां पर जब इस तरह के सिस्टम डिस्ट्रॉय होते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। इस तरह की जो वेपन है वो किसी ह्यूमन के ऊपर तो किसी तरह का इंपैक्ट नहीं डालते, वो हद से हद अगर बहुत ज़्यादा कुछ होगा तो स्किन में एक हीटनेस जो है वो फील होगी, बट इससे ज़्यादा वहाँ पर ह्यूमन को इस तरह के वेपन से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। बट हाँ, जब किसी एरिया में इस तरह के वेपन को लॉन्च किया जाता है तो उस एरिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं या फिर कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स हैं, वो पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, हमारे जो डेटा सेंटर्स हैं, हमारे जो पावर ग्रिड्स हैं, हमारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, तो जितने भी हमारे लाइफ से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं वो पूरी तरह इस तरह के बॉम्ब से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जब ये चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो कुछ हद तक हमारी जो लाइफ है ना, वो 100-200 साल पीछे चली जाएगी, जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। आप कुछ सोच के देखिए कि अगर कोई ऐसा दिन आए जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को यूज़ ना कर पाएँ और
किसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी आपकी लाइफ से बाहर चली जाए तो पूरा देश, पूरा सिस्टम आपको ठप होता हुआ नजर आएगा। ना आपके घर में पानी आएगा, ना आपकी जो गाड़ियां हैं वो स्टार्ट होंगी, क्योंकि गाड़ियों में भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है जिसको इलेक्ट्रिकल इग्निशन बोलते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट होती है। रेलवे नहीं चलेगा, अस्पतालों में आपका इलाज नहीं हो पाएगा। तो कह सकते हैं कि इस समय हमारी जो लाइफ है वो बहुत हद तक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पर डिपेंड करती है, और ये जो बॉम्ब है वो मेनली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को ही टारगेट बनाता है। सो दोस्तों, इस तरह के वेपन की शुरुआत होती है 1951 से, जब एक सोवियत न्यूक्लियर साइंटिस्ट जिसका नाम था एंड्रेई साखारोव, उसने इस तरह के वेपन को बनाने के कंसेप्ट पे सबसे पहले काम करना शुरू किया। फिर 1962 आता है जब अमेरिका ने एक हाई ऑल्टीट्यूड न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था, जहां पर एक 1.4 मेगाटन का एक न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट किया गया था लगभग 400 किलोमीटर की हाइट पर। इसको नाम दिया गया था स्टारफिश प्राइम, और यहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स क्रिएट हुई, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई, जिसकी वजह से उस जगह से जहां पर इसको डेटोनेट किया गया था वो जगह थी पैसिफिक ओशन में जॉनस्टन आइलैंड। सो जॉनस्टन आइलैंड से लगभग 1400 किलोमीटर दूर हवाई आइलैंड है, वहां तक जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स थे वो पूरी तरह बर्बाद हो गए थे, और उस समय यूएस का भी ध्यान इस तरह के वेपन्स पर पहली बार गया। इसके बाद 1990 आते आते कई सारे देशों से ये खबर आने लगी कि वो इस तरह के वेपन पर काम कर रहे हैं। भारत ने भी 1985 में इस तरह के वेपन पर सबसे पहले काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद आता है 25 मार्च 2003, जब पहली बार अमेरिका ने इस तरह का वेपन किसी दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया। यहां पर इराकी टीवी, जो कि उस समय सद्दाम हुसैन का एक तरह से माउथ पीस था, और वो सद्दाम हुसैन से रिलेटेड न्यूज़, उसका प्रोपेगेंडा वहां पर टेलीकास्ट किया करता था। तो इस टेलीकास्ट को रोकने के लिए, इस प्रसारण को रोकने के लिए अमेरिका ने यहां पर एक EMP वेपन लॉन्च किया, जिसकी वजह से इराकी टीवी का पूरा सिस्टम, पूरा इक्विपमेंट वहां पर बर्बाद हो गए, और उसका टेलीकास्ट जो था वो उस समय रुक गया, जिसकी वजह से फर्दर अमेरिका को यहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा वॉर लड़ने में और इराक में किसी भी तरह का जो मैसेज है वो स्टेट टीवी से ट्रांसफर ना हो पाए इराकी लोगों को, उसके ऊपर रोक लगाने में बहुत हद तक यहां सफलता मिल गई। और ये हिस्ट्री में पहली बार था जब किसी एक देश ने दूसरे के देश के खिलाफ EMP वेपन को इस्तेमाल किया था। अब अगर बात करें इस तरह के वेपन्स का इम्पैक्ट क्या होता है किसी मिलिट्री पे, किसी एनिमी पर, तो इस तरह के वेपन को डे 1 वेपन बोला जाता है। डे 1 का मतलब सबसे पहले आप इस तरह के वेपन को ही इस्तेमाल करोगे पहले दिन में वॉर पर। तो अगर आपने इस तरह के वेपन को पहले ही दिन अपने एनिमी के खिलाफ यूज़ किया तो उसका कमांड एंड कंट्रोल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो अपनी यूनिट्स को, अपने जो उनके फ्रंटलाइन फाइटर्स हैं, फ्रंटलाइन जो उनकी बैटल ग्रुप्स हैं, उनको किसी भी तरह का कमांड एंड कंट्रोल नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से हर एक यूनिट अलग अलग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगी। यहाँ पर जितने भी एयरक्राफ्ट हवा में हैं, चाहे वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो या फिर वो नॉर्मली एयरक्राफ्ट हो या फिर वो UAV हो, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो कि इस समय 21 सेंचुरी की टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे ड्रोन किसी एरिया में किसी टारगेट को हिट करते हैं, जैसे कि मधुमक्खियाँ किसी इंसान को घेर लेती हैं। तो इसी तरह जब स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी यहां पर आती है तो स्वार्म ड्रोन्स को किसी एडवांस एयर डिफेंस वेपन से भी हिट करना बहुत मुश्किल है। पर इस तरह का अगर कोई वेपन यूज किया जाए स्वार्म ड्रोन्स के खिलाफ, तो स्वार्म ड्रोन्स की एक लोती काट जो है वो इसी तरह का वेपन है। तो ये वेपन स्वार्म ड्रोन्स को भी पूरी तरह 50, 60, 100 जितने भी UAVs, जितने भी ड्रोन्स उस समय एयर में होंगे, उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा। इस तरह के वेपन से न सिर्फ ड्रोन्स बल्कि शिप्स भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके साथ 2-3 शिप्स कहीं पर किसी एरिया में पेट्रोल कर रहे हैं, और वहां पर इस वेपन को यूज किया जाता है, जो कि नॉर्मली इस तरह के वेपन की जो रेडियस है वो 2 किलोमीटर के आसपास की होती है। तो 2 किलोमीटर की रेडियस में जितने भी शिप्स होंगे उनके पूरे सर्किट बोर्ड्स को पूरी तरह ये वेपन डिस्ट्रॉय कर देगा। पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर एक झटके में कह सकते हैं कि एक तैरती हुई एक बोट बन करके रह जाएगा, जहां पर कुछ लोग उसके शिप के ऊपर होंगे, वो ना उसको कहीं ले जा पाएंगे, ना उसका नेविगेशन काम करेगा, किसी तरह का वेपन लॉन्च नहीं हो पाएगा, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। वो एक तरह से पूरा सिस्टम कबाड़ बन करके रह जाएगा। इवन एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि रडार्स हैं या फिर अदर इक्विपमेंट्स हैं किसी एरिया में लगाए गए हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो इस तरह का वेपन उन सभी रडार्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो कहने का मतलब इस तरह के वेपन से बहुत सारी चीजें, यानी कि कह सकते हैं कि आर्मी की ग्राउंड यूनिट, आर्मी की ओशन की यूनिट्स,
आर्मी की एयर में जितनी यूनिट्स हैं वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और इसके अलावा अगर कोई सैटेलाइट भी है तो वो सैटेलाइट भी यहाँ पर पूरी तरह डिस्ट्रॉय की जा सकती है इस तरह के वेपन से, क्योंकि सैटेलाइट में भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, तो सैटेलाइट्स भी डिस्ट्रॉय की जा सकती हैं। तो जितने भी वॉर के जितने भी कह सकते हैं ना आयाम होते हैं, लैंड, सी, वाटर, एयर, जितने भी आयाम हैं वो सारे पूरी तरह इस तरह के वेपन से हिट किए जा सकते हैं। इसके अलावा इस तरह के वेपन को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये एक तरह का स्टेल्थी करैक्टर रखते हैं, यानी कि इनको किसी तरह डिटेक्ट करना, इनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। और ये नॉर्मली अगर इनको कंटेनर के अंदर रख करके कहीं पर प्लेस कर दिया जाए तो बिल्कुल भी इसके बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। कोई रडार, किसी भी तरह का इक्विपमेंट इनको ट्रैक नहीं कर पाता, क्योंकि जनरली मिसाइल्स तो ट्रैक की जा सकती हैं पर इनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा जितने भी देश इनको यूज़ करने के बारे में अभी प्लानिंग कर रहे हैं वो सभी हाइपरसोनिक वेपन्स को बना रहे हैं और इस तरह के सिस्टम को हाइपरसोनिक वेपन्स के साथ अटैच किया जाएगा। और वैसे भी हाइपरसोनिक वेपन्स को किसी एयर डिफेंस के थ्रू ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब अगर बात करें इस तरह के वेपन्स अभी किन किन कंट्रीज़ के पास है और कौन सी कंट्रीज़ इस तरह के वेपन डेवलप कर रही हैं, तो सबसे पहले तो यूएस, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि इस तरह के वेपन्स को ऑलरेडी डेवलप कर चुकी हैं। इसमें भारत का भी नाम आता है, बट खुले तौर पे भारत इस तरह के वेपन्स के पोजीशन के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता है। बट 2020 में गलवान इंसिडेंट के बाद 1 अगस्त 2020 को ग्लोबल टाइम्स ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट ट्वीट किया जहाँ पर उन्होंने कहा कि चाइना का एक हेलीकॉप्टर जिसको इंडियन EMP बर्स्ट के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और यहाँ पर 7 लोग मारे गए हैं। ये खबर जो है ट्विटर के थ्रू चाइना के ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक तरह से माउथ पीस है, और वो कह सकते हैं कि चाइना की जो सरकार कहती है वो ये न्यूज़पेपर वही सब छापता है, वही सब बोलता है। उसने इस तरह की एक स्टोरी को ट्विटर पर डाला। हालांकि कुछ समय बाद ये ट्वीट डिलीट कर लिया गया और इसकी बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हो सकता है ये फेक न्यूज़ भी हो, बट उस समय इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स के कान खड़े हो गए। हालांकि इंडिया ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, चाइना की आर्मी ने भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा, दोनों देशों ने इस बारे में चुप्पी साध ली। बट कहीं ना कहीं इस तरह के वेपन्स के इस्तेमाल होने की कुछ खबरें उस समय निकल करके आ रही थी। इस समय चाइना दुनिया में एक ऐसी कंट्री है जो कि इस तरह के वेपन्स पे सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा फियर्सफुली इस तरह के वेपन्स के डेवलपमेंट को वो आगे बढ़ाए हुए हैं। उन्होंने कई तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल, कई तरह के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स उन्होंने डेवलप कर लिए हैं जो कि इस तरह की मिसाइल्स को लेकर के जा सकते हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा पावरफुल इस तरह के सिस्टम्स को ऑलरेडी डेवलप कर लिया है। इसके अलावा चाइना यहाँ पर कुछ इस तरह के सिनेरियोज पे भी काम कर रहा है जहाँ पर अगर उसके खिलाफ इस तरह का वेपन यानी कि EMP वेपन अगर उसके खिलाफ पहले इस्तेमाल किया जाता है, उसके टोटल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट उसके यहाँ हो जाता है, उसके कमांड एंड कंट्रोल को अगर नुकसान पहुँचता है, तो उस केस में चाइना क्या करेगा, उसकी ड्रिल कुछ समय पहले चाइना ने कंडक्ट की थी जहाँ पर उसकी आर्मी यानी कि PLA ने एक टोटल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट सिनेरियो पर वर्क करते हुए चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की प्रैक्टिस उस समय की थी। और चाइना खुद भी अपने कई सारे इंस्टीट्यूशन को इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व कर रहा है जहां पर अगर उनके सामने ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाए जहां पर EMP वेपन उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, इसकी तैयारी वो पहले से ही कर रहे हैं। और ये सब चीज भारत और US दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा चिंताजनक है। भारत के लिए तो स्पेशली क्योंकि वो चाइना हमारा बिल्कुल इमीडिएट पड़ोसी है और हमारे रिश्ते चाइना के साथ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, और पिछले कुछ समय में चाइना और भारत के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब भी हुए हैं। तो उस केस में भारत को प्रोएक्टिव अप्रोच यहां पर लेनी चाहिए। हालांकि भारत यहां पे प्रोएक्टिव अप्रोच ले भी रहा है। भारत का काली 5000 प्रोजेक्ट जो कि एक बिग इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर है, उसका डेवलपमेंट लगातार यहां भारत कर रहा है और माना जा रहा है कि काली 5000 प्रोजेक्ट एक तरह से EMP वेपन्स की काट है, क्योंकि ये एक तरह का ड्यू वेपन है। ड्यू यानी कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन। हालांकि ये लेजर वेपन से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इसकी इफेक्टिवनेस इस तरह के वेपन्स पे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स पर बहुत ज्यादा इफेक्टिवली ये उनको टारगेट कर सकता है। और माना जाता है कि बाकी लेजर वेपन्स की तुलना में ये सिस्टम जो है वो इस तरह की EMP वेपन्स के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है।
इसके अलावा इस समय भारत समेत दुनिया के कई सारे देश इस तरह के सिस्टम्स को डेवलप कर रहे हैं जो कि ईएमपी रेजिस्टेंट हो, यानी कि उनके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का किसी भी तरह का असर ना हो। यहाँ पर सर्किट बोर्ड्स को, स्पेशली जो सेमीकंडक्टर्स हैं और जो कैपेसिटर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, उनको यहाँ पर पूरी तरह किसी तरह की टेलर हार्डनिंग सिस्टम के थ्रू उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह जो वायर्स हैं उनको ऑप्टिकल नेटवर्किंग के थ्रू उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। जो हमारे बिग इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हो गया, आर्मी हेडक्वार्टर्स हो गए, उनको किसी तरह के इस तरह के सिस्टम से कवर अप करने की कोशिश की जा रही है सो दैट उनके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पल्स है उसका किसी तरह का असर ना हो, या तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए या फिर वो एब्जॉर्ब कर ली जाए। यहाँ पर फराडे केजिंग या जो मेटल एनकासिंग है वो भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू इस तरह के सिस्टम को जो है बचाया जा सकता है। और फराडे केजिंग एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी है, बट ये जितने भी सॉल्यूशंस हैं ये एक तरह के टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं, ये परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं है और कोई भी सिस्टम बहुत ज़्यादा फुल प्रूफ नहीं है। जैसे कि मेटल केसिंग के केस में भी आप मेटल केसिंग करके किसी सिस्टम को पूरी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से बचा नहीं सकते, क्योंकि मेटल्स के अंदर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स इंट्रूड करके सिस्टम्स तक पहुंच सकती हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो कह सकते हैं कि इस समय इस तरह के वेपन्स की कार्ड बहुत हद तक मौजूद नहीं है। बहुत सारे देश इसको लेकर के चिंता जाहिर कर चुके हैं। हमारे जो उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू, उन्होंने समीर नाम की ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस तरह के वेपन्स को डेवलप करती है, उनके ऊपर रिसर्च करती है, उसके एक कार्यक्रम में इस तरह के सिस्टम्स की खतरों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता जाहिर की थी। उन्होंने भारत के साइंटिस्ट से ये अर्ज भी किया था कि वो इस तरह की सिस्टम्स को डेवलप करें सो दैट अगर ईएमपी अटैक भारत के ऊपर होता है तो उस समय हम प्रिपेयर्ड हो और हमारे पास उसकी कार्ड उस समय अवेलेबल होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर के दुनिया के बहुत सारे देश, बहुत सारे जो सरकारें हैं वो चिंता जाहिर कर चुकी हैं। हालांकि इस समय दुनिया में इस तरह के वेपन्स की कोई पर्टिकुलर कार्ड अभी है नहीं। सो एट लास्ट ईएमपी वेपन एक फ्यूचर वेपन है जो कि स्टेल्थी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, नॉन लीथल है, यानी कि इससे किसी की जान नहीं जाती, किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं होता। इसके अलावा अगर आपने इसको वॉर में पहले इस्तेमाल किया, यानी कि फर्स्ट स्ट्राइक के दौरान अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये आपको वॉर के अंदर एक रणनीतिक बढ़त दिला देगा और आपके दुश्मनों को घुटनों पर ले आएगा। और इस तरह के वेपन्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं क्योंकि यहाँ पर कोई हाई एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे छोटे देश जो कि कन्वेंशनल वेपन्स को नहीं खरीद सकते, उनको पोजेस नहीं कर सकते, वो इस तरह के वेपन को डेवलप कर रहे हैं। हालांकि इस समय इस तरह के वेपन्स की कोई काट नहीं है, पर बहुत सारे देश, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के वेपन्स के ऊपर लगातार काम कर रही है और आने वाले दिनों में हमें इस तरह के वेपन्स पे बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे। आज के इस सेशन को अब हम यहीं एंड कर रहे हैं। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।